अस्सलामुअलैकुम। जू 501 का टॉपिक नंबर 36-37 है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हर स्पर्म के अंदर तीन चीज़ें लाजमी होती हैं। वो क्या होती हैं? अ हैप्लॉइड न्यूक्लियस, अ प्रोपल्जन सिस्टम टू मूव द न्यूक्लियस। बेसिकली न्यूक्लियस को मूव करना होता है, तो वो जो इसकी मूवमेंट के लिए एक प्रोपल्जन सिस्टम चाहिए होता है वो उसके अंदर होना मस्ट है। उसके अलावा अ सैक ऑफ एंजाइम्स दैट इनेबल द न्यूक्लियस टू एंटर द एग। एग में डेफिनेटली एक स्पर्म ने एंटर होना होता है, तो उसके लिए उसको डिज़ोल्व करने के लिए जो भी उसका स्ट्रक्चर है उसके लिए कुछ एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, तो ये भी उसके अंदर लाजमी मौजूद होते हैं। आगे मूव करते हैं। बेसिकली सबसे पहले एक स्पर्म की डायग्राम देख लेते हैं कि एक स्पर्म का बेसिक सा स्ट्रक्चर क्या होता है। एक स्पर्म के अंदर तीन स्ट्रक्चर तो मस्ट होते हैं, हेड, मिडल पीस और टेल। ये तीन स्ट्रक्चर मस्ट होते हैं। उसके अलावा अब आप देख रहे हैं कि हेड के अंदर कौन सी दो चीज़ें होती हैं, एक न्यूक्लियस होता है और एक एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम जो है ना वो न्यूक्लियस के आगे प्रेजेंट होता है, बिल्कुल इसके हेड की टिप पे। फिर जहाँ से मिडल पीस और हेड आपस में ज्वाइन करते हैं उस जगह को हम नेक बोलते हैं। मिडल पीस में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम ज़्यादातर हमारे पास एनर्जी प्रोडक्शन ही होता है। टेल के ऊपर ये जो आपको एक मेम्ब्रेन सी नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आगे मूव करते हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्पर्म मेचुरेशन द हैप्लॉइड न्यूक्लियस बिकम्स वेरी स्ट्रीमलाइंड एंड इट्स डीएनए बिकम्स वेरी टाइटली पैक्ड। क्योंकि ये सारे की सारी इंफॉर्मेशन जो है ना उसने मूव करना होता है, तो इसलिए इसके स्ट्रक्चर की ये डिमांड होती है कि इसका हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो है ना वो इंतहाई स्ट्रीमलाइंड हो जाए और सारे का सारा डीएनए टाइटली पैक्ड हो जाए। उसके बाद क्या है, इस हैप्लॉइड न्यूक्लियस के सामने एक एक्रोसोम मौजूद होता है, या फिर हम इसको एक्रोसोमल वेसिकल भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये गोल्जी अपरेटस से डिराइव होता है और इसके अंदर ना एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोटीन और शुगर्स को डाइजेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये क्यों ज़रूरी होते हैं? क्योंकि इसने एग के अंदर एंटर होना होता है, दैट्स वाई ये ज़रूरी होते हैं। उसके आगे क्या है, ये जो एंजाइम स्टोर होते हैं ये बेसिकली एग की आउटर कवरिंग को लाइज यानी कि ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ में, जैसे कि फॉर एग्जांपल सी अर्चिन्स में, न्यूक्लियस और एक्रोसोमल के दरमियान ना कुछ एक्टिन मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। एक्टिन इज सिंपल अ प्रोटीन। अच्छा, ये एक्टिन काम क्या करती है? ये ना एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेती है ताकि स्पर्म जो है ना वो एग में आराम से एंटर हो सके। उसके बाद है सी अर्चिन्स एंड सेवरल अदर स्पीशीज रिकग्निशन, यानी कि स्पर्म और एग जो एक दूसरे को रिकग्नाइज करते हैं उसमें भी एक्रोसोमल प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। टुगेदर द एक्रोसोम एंड द न्यूक्लियस कॉन्स्टिट्यूट द हेड ऑफ द स्पर्म। ये बात पहले ही हम देख चुके हैं। उसके बाद ये एक डायग्राम मैंने इंटरनेट से पिक किया जो कि आपको हर एक चीज़ बहुत क्लियर कर देगी। ये जो हमारे पास इतना राउंड है ये हमारे पास एग है, और ये जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं ये बेसिकली स्पर्म की एंट्री है। सबसे पहले आप देखो तो यहाँ पे जो है ना ये सबसे आगे एक्रोसोम है, उसके पीछे क्या है? एक्टिन मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, और ये पूरे का पूरा क्या है? स्पर्म हेड। अच्छा, कैसे ये एक्टिन मॉलिक्यूल्स जो है ना वो रिएक्शन करके एक नीडल लाइक स्ट्रक्चर निकाल रहे हैं, और फिर ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर जो है ना वो इसी एग की ये जो वॉल्स हैं उनको ब्रेक करने में या उनको डिसॉल्व करने में हेल्प करेंगी। क्योंकि अल्टीमेटली स्पर्म ने जो है वो एग में एंट्री तो करनी है, तो उसका जितना भी आगे मटेरियल होगा वो उसमें एंटर हो जाएगा। उसके बाद क्या है? द मीन्स बाय विच स्पर्म आर प्रोपेल्ड, यानी कि ऐसे तरीके जिससे स्पर्म जब वो मूव करते हैं वो वेरी करते हैं, यानी कि डिफरेंट होते हैं डिफरेंट स्पीशीज़ में। और समटाइम्स अडेप्टेशंस इस तरह भी हो जाती हैं कि किस किस्म का इन्वायरमेंटल कंडीशन चल रहा है। इन सम स्पीशीज सच एज पैरासिटिक राउंडवर्म एस्कैरिस, हमारे पास जो पैरासिटिक राउंडवर्म्स होते हैं उसमें जो स्पर्म ट्रैवल करते हैं वो एमीबॉयड मोशन के थ्रू मूव करते हैं। ये बेसिकली एक लेमेलिपोडियल एक्सटेंशंस होती हैं। मुझे ना ये जो मूवमेंट होती है ना वो बहुत ही स्लो लगती है। अभी आप देखोगे ना तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। बेसिकली इसमें होता क्या है कि ये हमारे पास ये जो कोई भी सेल है या कुछ भी है वो सबसे पहले नीचे से खुद को अडेयर करता है, फिर कुछ मूवमेंट्स है ना ऐसी होना शुरू होती है कि वो आगे जाके ना वो आगे की तरफ प्रोपेल्ड होगा, फिर अगला पॉइंट अपना ज्वाइन करेगा और पीछे से कॉन्ट्रैक्ट होके पीछे से खुद को क्या करेगा? डिटैच करेगा। तो इसी तरह ये एडहेशन और डिटैच करने के बाद जो है ना ये खुद को इस तरह आगे कर मूव करता रहेगा। यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज टुवर्ड्स द फॉरवर्ड।
उसके बाद क्या है, इन मोस्ट स्पीशीज हाउएवर ईच स्पर्म इज एबल टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेज बाय विपिंग इट्स फ्लैजुलम। ज़्यादातर क्या होता है कि स्पर्म मूव करने के लिए ना अपना फ्लैजुलम यूज़ कर लेते हैं, और फ्लैजुला बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, और फ्लैजुलम को जो मोटर मूव करवाती है वो बेसिकली क्या कौन होती है, एक्सोनीम होती है। इट इज़ फॉर्म्ड, ये कैसे बनती है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय माइक्रोटिब्यूल्स, ये माइक्रोटिब्यूल्स से बनती है। उसके बाद हमारे पास ये एक बहुत ज़बरदस्त सा स्ट्रक्चर है जो कि हमने क्या देखा है, क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पर्म, और उसकी स्पर्म की भी टेल का हमने क्रॉस सेक्शन यहाँ से निकाला है, ये हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, इसको हमें अगर हम ज़रा डायग्रामेटिक व्यू में देखें ना तो ये हमें इस तरह नज़र आ रहा है, क्या है, 2 सेंट्रल टिब्यूल्स, दरमियान में 2 टिब्यूल्स हैं, और वो सराउंडेड हुई हुई है 9 डबलेट से। डबलेट मतलब 2, तो 9 डबलेट से कैसे सराउंडिंग हुई हुई है ज़रा देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो ये 9 है और डबलेट है। डबलेट मतलब ये 2 जो है ना वो ट्यूब्स चल रही हैं। यू कैन सी, उन्होंने ज़रा जूम करके दिखा दिया है, फर्दर इसको जूम किया हुआ है इसका स्ट्रक्चर के लिए। उसके बाद ये है कि स्पर्म की प्रोपल्जन के लिए जो फोर्स रिक्वायर होती है वो फोर्स आती है एक प्रोटीन से जिसका नाम है डाइनिन। नेक्स्ट मूव करते हैं, द स्पर्म रिलीज ड्यूरिंग एजैकुलेशन आर एबल टू मूव। जब बेसिकली स्पर्म एजैकुलेट होता है ना वो मूव करने के तो काबिल होता है, लेकिन वो अभी एग को फर्टिलाइज करने के काबिल नहीं होता। जब तक कि वो एक प्रोसेस से ना गुजर जाए, उस प्रोसेस को कहते हैं कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन से जब तक एक स्पर्म नहीं गुजरता वो एक एग को फर्टिलाइज नहीं कर सकता। अच्छा, ये कैपेसिटेशन क्या होता है कि मेमेलियन स्पर्म मस्ट अंडरगो अ सीरीज ऑफ बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशन। वो खुद को मॉडिफाई करता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैपेसिटेशन। और ये कैपेसिटेशन का प्रोसेस जो है वो ज़्यादातर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर होता है, लेकिन एक्रोसोमल रिएक्शन से पहले, यानी कि अभी वो एग को ब्रेक नहीं करता, उससे पहले खुद को मॉडिफाई कर लेता है। इसको कहते हैं कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन के प्रोसेस से गुजरने के बाद एक स्पर्म जो है वो एग को फर्टिलाइज करने के काबिल हो जाता है। तो बेसिकली ये सारा प्रोसेस जो है ना वो समटाइम्स नहीं, अक्सर बल्कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर होता है जब तक स्पर्म वहाँ पे स्टे करता है। उसके बाद कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और एक काम जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मुझे भी इससे फ़ायदा होगा, डेफिनेटली बिल्कुल फ़ायदा होगा, ठीक है। और ये जो मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ इसका मुझे मज़ा भी आएगा। तो थैंक यू सो मच।